स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है इधर 3-4 दिन से क्लासेज हो नहीं पा रही थी। आज हम सभी लोग जो यूपी टेट की प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार, उस श्रृंखला में आज फिर हम लोग एक प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी लोगों के सामने हैं। और आइए सभी लोग हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन को और देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि नदी मुहाने के लक्षण हैं। नदी मुहाने के लक्षण है। आप क्वेश्चन को देखेंगे कि नदी मुहाने के लक्षण हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ताज़ा एवं खारा जल। ऑप्शन ए है आपका ताज़ा एवं खारा जल। ऑप्शन बी दिया है समृद्ध जैव विविधता। ऑप्शन सी है अधिक उत्पादकता। और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। इनमें से आप बताएंगे कि जो नदी मुहाने का लक्षण है वो निम्नलिखित में से क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और परीक्षा में आया हुआ भी है। चलिए इसके उत्तर को हम लोग ट्रिक करेंगे। तो आप सभी लोग एक चीज़ ध्यान दो कि अगर हम लोग नदी मुहाने की बात करें, नदी मुहाने की, तो नदी मुहाने के लक्षण में इसमें जितने भी लक्षण दिख रहे हैं ये सभी लक्षण जो है नदी मुहाने के लक्षण कहलाएंगे। अब ताज़ा एवं खारा जल भी आपका नदी मुहाने का लक्षण होता है। दूसरा चीज़ है आपका जैव विविधता को अगर हम लोग देखें तो समृद्ध जैव विविधता भी आपका नदी मुहाने का लक्षण में आएगी आपका। और नदी मुहाने में आप देखेंगे अधिक उत्पादकता भी आती है। जैसे जो नदी मुहाने होते हैं अक्सर वहाँ पे डेल्टा वगैरह बन जाता है आपका, या जो नदी जब एंडिंग पॉइंट पे होती है अपने, तो वहाँ पर जो कुछ क्षेत्र बन जाते हैं उसके, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं कि नदी क्षेत्र, वहाँ पे भी उपज के लिए अच्छी खासी भूमि होती है आपका। तो अधिक उत्पादकता के भी लक्षण यहाँ पर हैं। तो इसलिए जो है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ट्रिक करेंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आप लोग पढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देखिए और आप सभी लोग उत्तर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। यानी कि खाद्य श्रृंखला द्वारा जो है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पारिस्थितिकी संतुलन। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है जैव सांद्रता। और ऑप्शन नंबर सी है आपका खाद्य स्तर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जैव अपघटन। इसमें क्या सही होगा आपको ट्रिक करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी वाला है आपका जैव सांद्रता, ये ऑप्शन सही होगा। आप लोग उत्तर को टिक करिए, जैव सांद्रता यहाँ पर सही होगा आपका, ठीक है ना। यानी कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो है आपका जैव सांद्रता कहलाती है। जैव सांद्रता जो है पर्यावरण से अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा जैव सांद्रता में जो है, ठीक है, जैव सांद्रता यहाँ पर सही होगा आपका, ट्रिक कर लेंगे आप जैव सांद्रता। क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। यानी कि खाद्य श्रृंखला में आज हम सभी लोग जितना जो है रसायनों की वृद्धि कर रहे हैं पर्यावरण में, वो क्या कहलाएगा, तो जैव सांद्रता ही कहलाएगा आपका, ठीक है ना। उत्तर नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। यानी कि जल चक्र जो है उसको नियंत्रित करता है। किस माध्यम से हम लोग जल चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब कि पानी की कमी ना हो, जल चक्र हमेशा बना रहे। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका घास स्थल। ऑप्शन बी दिया है वन। ऑप्शन सी दिया है आपका प्लवक। और ऑप्शन डी दिया है आपका उपरिरोही, ठीक है ना, उपरिरोही दिया है। और इसमें है कुछ नहीं आपका, सिर्फ और सिर्फ शब्दों को बदल दिया है और आपसे उत्तर पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, कई बार हमने चर्चा भी किए हैं कि जल चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण जल चक्र के जो है आपका वन होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यानी कि जल चक्र को नियंत्रित हम वनों के द्वारा कर सकते हैं। वन क्या करते हैं, वन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग देखेंगे तो वनों से ही आपका वर्षा होती है, वनों से ही आपका संघनन होता है आपका, वनों से हम जो है CO2 को भी वन आपका नियंत्रित करते हैं। ये सारे जो है आपका क्रियाएं वनों से होती हैं और जल चक्र के लिए आपका वन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ट्रिक करो, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई घटाती है। यानी कि पेड़ों की जो कटाई है वो क्या घटाती है, ये पूछ रहा है, पेड़ों की कटाई घटाती है। ऑप्शन ए दिया है वर्षा। ऑप्शन बी को देखेंगे आप लोग मृदा अपरदन। सी दिया है भूस्खलन और डी दिया है ये सभी। तो वनों की अगर कटाई होती है या फिर पेड़ों की कटाई होती है
तो क्या हो सकता है आपको बताना है। ये सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से क्या हो सकता है। पेड़ों की कटाई घटाती है, मतलब क्या करेगी, क्या चीज घटा देगी। क्या मृदा अपरदन, अगर पेड़ काटेंगे तो मृदा अपरदन कम होगा? नहीं, बढ़ेगा। वो भूस्खलन भी बढ़ेगा। वर्षा, वर्षा को घटा देगा आपका। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछते तो आप हड़बड़ा करके जो है जल्दीबाजी में जो है ट्रिक कर दें उपरोक्त सभी, ये सही नहीं होगा। वर्षा को घटाती है, यानी कि वनों की अगर कटाई होगी तो वर्षा की मात्रा में क्या होगा? कमी होगा आपका। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ट्रिक करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। और वर्षा मापी को हम लोग क्या कहते हैं? रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज। वर्षा मापी को क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मानसीन राम। कहाँ पर होती है? मानसीन राम में होती है आपका सबसे ज्यादा वर्षा। कहाँ पर है ये? तो ये मेघालय में है आपका। कहाँ पर? मेघालय। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेघालय में आपका कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतिया। जयंतिया, ये सभी पहाड़ियां कहाँ पर है आपका? मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया। और यहीं पर है मानसीन राम और चेरापूंजी। ये दो स्थान है जहां पर भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ये सभी पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा इनको पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आइए देखते हैं एक करके। ऑप्शन ए दिया है कागज। ऑप्शन ए देखेंगे आप लोग कागज। ऑप्शन बी दिया है कपड़ा। ऑप्शन सी अगर देखेंगे तो धातु। और ऑप्शन डी है आपका प्लास्टिक। इसमें क्या सही होगा आपको बताना है। तो आप सभी लोग जान रहे हैं इस समय सबसे ज्यादा नुकसानदायक प्लास्टिक है आपका। तो हमारे पर्यावरण में हानिकारक रूप में अगर देखेंगे तो कपड़ा है नहीं, धातु भी नहीं आपका। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक अर्थात ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा घातक है। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी को सही करो आप लोग, प्लास्टिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी टेट और यूपी टेट दोनों के लिए है आपका। ठीक है, और इसमें आप लोग बताएंगे चलिए क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? हमने शुरू में ही इसको बताया था कि इकोलॉजी शब्द की रचना की अगर बात होती है तो इसमें ऑप्शन ए देखेंगे अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन ए दिया है आपका अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन बी दिया है कि जे एवलिन हचिनसन। और सी दिया है ह्यूगो डी ब्रिज। और डी दिया है आपका रॉबर्ट ब्राउन। तो शुरू में ही इसकी बात हो गई थी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल जी ने किया था। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे अजैविक, क्वेश्चन को ध्यान देना कि अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा पौधे, ऑप्शन बी हो जाएगा वायु, सी हो जाएगा पानी और डी हो जाएगा मिट्टी। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन को बढ़िया समझो आप सभी लोग कि अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, यानी कि जैविक पर्यावरण के रूप में उसको माना जाता है। अगर अजैविक नहीं माना जा रहा है तो किसमें? जैविक पर्यावरण के रूप में माना जा रहा है। अब इसमें देखिए आप लोग जैविक है कौन? क्या वायु जैविक पर्यावरण है? नहीं है। मिट्टी, ये भी नहीं है आपका। पानी भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? पौधा। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोग ट्रिक करो कि पौधे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? पौधे वाला। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। ऑप्शन है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। कौन सा नाम इसमें आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है आपका। इसमें ऑप्शन ए दिया है भास्कर, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी दिया है रोहिणी और डी दिया है एडुसेट। बताइए। चलिए क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यहाँ पर आर्यभट्ट आपका सही हो जाएगा। भास्कर भी नहीं होगा, आर्यभट्ट यहाँ पर सही होगा। जो आपका देखेंगे अगर तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा जो है 19 अप्रैल सन 1975 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस के द्वारा जो है ये आर्यभट्ट को जो है प्रक्षेपित किया गया था
19 अप्रैल 1975 को पहला है ये आपका, ये पहला प्रथम कृत्रिम उपग्रह है आपका आर्यभट्ट। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कि ध्रुव तारा कहा जाता है। क्वेश्चन को देखेंगे कि ध्रुव तारा कहा जाता है किसे, ध्रुव तारा हम किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो ध्रुव तारा कहा जाता है, ऑप्शन ने दिया है उत्तरी तारे को, उत्तरी तारे को कह रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिणी तारे को, ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्वी तारे को, और ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी तारे को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे। तो आप लोग ध्यान दो कि ध्रुव तारा कहा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उत्तरी तारे को, या आपसे पूछे ध्रुव तारा दिखाई देता है किस दिशा में, तो उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारे को देख करके पुराने समय में लोग क्या करते थे, दिशाओं का ज्ञान करते थे। ये सारे पॉइंट्स ध्रुव तारे के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को सही करो यहाँ पर आप लोग, ध्रुव तारे वाला जो है ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, उत्तरी दिशा को, ठीक है ना, उत्तरी तारे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन है कि टाइटन जो है ये किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है आपका। तो टाइटन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है वरुण, ऑप्शन बी दिया है आपका बुध, ऑप्शन सी दिया है शनि, और ऑप्शन डी दे दिया है आपका शुक्र। यहाँ पर कौन सही होगा आप लोग बताएंगे कि टाइटन जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है, यही आपको बताना है। टाइटन किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो टाइटन अगर हम लोग देखेंगे तो शनि का, किसका है, सैटर्न का, शनि का जो है यह प्राकृतिक उपग्रह क्या है, टाइटन, टाइटन हो जाएगा, शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, शनि, ठीक है, शनि का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। और शनि का एक उपग्रह है फोबे, फोबे नामक शनि का उपग्रह जो है इसकी एक विशेषता है कि शनि की कक्षा में गति करने की विपरीत दिशा में गति कौन करता है, फोबे करता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फोबे भी आपका शनि का उपग्रह है, फोबे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है। क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, सी दिया है शुक्र, और डी दिया है बुध। पूछ रहा है कि कौन है सूर्य से सबसे निकटतम। चलिए बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दीजिए कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह की अगर बात करते हैं तो बुध ग्रह, या उसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक का ग्रह कहलाता है, ठीक है। बुध ग्रह सबसे नजदीक का ग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, डी वाला ऑप्शन डी आप लोग टिक करेंगे। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, और बुध ग्रह की कुछ विशेषताएं, कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया है 21 मार्च, ऑप्शन बी दिया है आपका 21 जून, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, और ऑप्शन डी दिया है आपका 22 दिसंबर। क्या सही होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन को भी आप लोग देखेंगे स्लाइड पे, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, डी वाले को आप लोग ट्रिक करेंगे, डी वाले को 22 दिसंबर, 22 दिसंबर हो जाएगा सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। और अगर उत्तरी गोलार्ध की हम लोग बात करें, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को होता है, ठीक है ना, 21 जून को होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है, दिन रात बराबर। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। दिन रात कब बराबर होता है, 21 मार्च 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी दिन और रात एक समान, ठीक है। और 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है अवधि के अनुसार, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो हमारे यहाँ जब सबसे लंबा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा,
और दक्षिणी गोलार्ध में जब लंबा दिन होगा तो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट के। आप सभी लोग प्रैक्टिस को ट्रिक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।